ठीक है। दीपक जी शेयर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सही है। ठीक ठीक। तो अभी थोड़ा चार्जिंग का इशू आ गया था। चलिए, तो अभी जस्ट पिछला सवाल मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आगे बढ़े। तो कोई भी इंटीजर है, हमने कहा उसको अगर स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इंटीजर वैसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 तरह के निकलते थे, 3m+0, 3m+1, 3m+2। अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे 3 तरह के इंटीजर्स आते हैं। ये करें इनमें से चलो हम कोई 2 ले लेते हैं। कौन कौन से ले लेते हैं कि कोई भी इंटीजर हमने लिया, एक ये ले लिया और दूसरा इन्होंने कौन सा लिया है, एक 3m लिया और दूसरा लिया है 3m+1। तो कोई भी इंटीजर उठा लेते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, 2 ही तरीके के निकल के आएंगे जब इनका स्क्वायर करेंगे। तो अभी मैंने किया 3m का स्क्वायर किया, ठीक है। जब 3m का स्क्वायर किया मैंने, आपको m q से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं q ले लेता हूँ, 3q+1 और यहाँ लिख दिया 3q+2। ये 3 तरीके के इंटीजर्स हैं। चलो इनका स्क्वायर करते हैं। 3q का स्क्वायर किया तो 3q का स्क्वायर क्या आ गया, 9q²। फिर 9 को लिखा 3 × 3q²। और ये किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर आएगा। तो 3 टाइम्स एनी इंटीजर ही है ये। तो कोई भी इंटीजर है उसको हमने नाम दे दिया m। तो ये प्रूव कर दिया कि किसी 3q टाइप के इंटीजर का स्क्वायर भी 3m टाइप का ही होगा। तो यानी जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तरीके के इंटीजर्स आते हैं, बट जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही तरीके के इंटीजर मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। चलो इसका स्क्वायर करते हैं। 3q+1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 9q² + 6q+1। ठीक। अब जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है उसमें 1 छोड़ना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6q और 3q, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3q कॉमन हो गया, क्या बचेगा अंदर से, 3q + 2 + 1। खुद देख लो आप ये क्या चीज़ है। सो 3q + 2, ये जैसे ये इंटीजर है, 3 टाइम्स करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो भी आपके पास कोई इंटीजर ही बचेगा। तो ये आ गया 3q × एनी इंटीजर + 1। क्या प्रूव करना है, देखिए आप कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू प्रूव दैट any positive integer, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। तो आपको इसको ये दिखाना है कि ये 3 × समथिंग, तो ये समथिंग भी कोई इंटीजर ही आ गया, इसका नाम k डाल देते हैं। फिर q × k, q भी कोई इंटीजर है, k भी कोई इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। अब उसका नाम m डाल दिया, 3m+1। तो काम क्या करना आपको समझ आ रहा है कि आपको हर क्वेश्चन में उनकी कहने के तरीके को समझना है। कि इन्होंने कहा यूक्लिड्स लेमा ये कहता है कि सारे इंटीजर्स को आप जानते हैं, उन सभी इंटीजर्स को आप स्क्वायर करो
तो इंटीजर तो 3 तरह के होंगे 3 के डिवीज़न पे, लेकिन जब उनका स्क्वायर आप करोगे तो 2 ही तरीके के निकल के आएंगे। तो अब आपका काम रह गया, इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे और उसको भी इसी फॉर्म में ला करके शो करेंगे, तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, क्या कमेंट है सर? इसमें एक लाइट क्या है? नहीं है, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे। चलिए, मैंने कहा थोड़ा कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप वाले पे भेजोगे, मैं ज़्यादा आसानी से देख पाऊंगा। थोड़ी देर में भी देख के सारे कमेंट्स का जवाब दे दूंगा, या यहाँ भी देखते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ आगे वाला, फिर हम आगे आज नया कंसेप्ट सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 3m, 9m+1 एंड 9m+8। फिर से क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझना पड़ेगा हमको कि यहाँ पे एक तो 9m है, दूसरा 9m+1 है और तीसरा क्या है 9m+8 है। 3 तरीके के इंटीजर बचेंगे और जब हम अपने नॉन इंटीजर्स का क्यूब करेंगे तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने लिखा नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स कितने तरीके के होते हैं? जितने भी नॉन इंटीजर्स हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं? अगर 2 की डिविजिबिलिटी में देखोगे तो 2 तरीके के, 2m और 2m+1। अगर 3 की डिविजिबिलिटी में देखोगे तो फिर वो 3 तरीके के हैं, 3m, 3m+1, 3m+2। अगर आप 4 की डिविजिबिलिटी में देखोगे तो वो 4 तरीके के हैं, 4m, 4m+1, 4m+2, 4m+3। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा देखना है। जितने जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो डिविजिबिलिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा सर, अ रॉड टाइम स्ट्रक्चर इज कमिंग एंड कंटिन्यूसली शाइनिंग। सर बोर्ड इज शाइनिंग। अच्छा सर, बोर्ड इज शाइनिंग, ओके ठीक है जी। बोर्ड का चैलेंज आ रहा है आपके पास, इसको कैसे अरेंज किया जाए। थोड़ा सा शाइनिंग कम हो रही है, कुछ शाइनिंग फैक्टर कम हुआ। चलिए, ट्यूबलाइट अगर नहीं दिलाएंगे तो लाइट कहाँ से आएगी? वो लाइट चला, अभी ठीक है। चलिए, दिख रहा है साफ साफ, अभी ठीक है। चलिए, अब देखिए कि हम लोगों को इनमें से कोई नंबर सेलेक्ट करना है और अगली बात को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना था? प्रूव ये करना था कि दुनिया के जो सारे नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं, उनका जो क्यूब है। देखिए, हर दिन हम लोगों से थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही हैं। आज सेटअप बहुत अच्छा बना तो चार्जिंग का इशू आ गया, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे हर दिन हम लोग। तो कोई भी नंबर लीजिए और उसका क्यूब कीजिए और क्यूब को दिखाइए कि वो इस तरीके का हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ काम करेंगे तो 4 को 3 में बदलना है, आप इससे काम करेंगे तो 3 को 3 में ही बदल के दिखाना है, आप इससे काम करेंगे तो 2 को 3 तरीके से दिखाना है, मुश्किल हो जाएगा। तो चलो, हम लोग ऐसा लगता है कि ये वाला है, कैसे पता? जरा देखना, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। तो यही वाला मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस तरीके के नंबर ले लेता हूं तो शायद मुझे थोड़ा आसानी से रास्ता मिल जाएगा। तो 3m का क्यूब करते हैं। 3m का क्यूब क्या होगा? अच्छा, एक बार बार मुझे लिख के मिटाना पड़ता है, m मत लीजिए वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सब जगह m का नाम q डाल देते हैं और आखिर में m बना देंगे, हम लास्ट में हम m बना देंगे। तो ये आप प्रूव करिए खुद। क्या है कि मेरे पास जो इंटीजर्स हैं वो 2 की डिविजिबिलिटी में 2 टाइप के, 3 की डिविजिबिलिटी में 3 टाइप के, 4 की डिविजिबिलिटी में 4 टाइप के। मैं ये वाला सेट उठा लेता हूँ। चलो, 3q का क्यूब करते हैं। करो तो 27 और आगे क्यूब। फिर हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि 9m टाइप का है, तो 9 अलग कर दिया, 3 क्यूब। यहाँ पे एक कहानी लिख देनी है। क्या कहानी लिख देनी है? किसी भी इंटीजर का क्यूब करेंगे तो भी इंटीजर आएगा,
3 टाइम्स करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, यानी ये 9 इंटू कोई भी इंटीजर आएगा और फिर हमने उस इंटीजर का नाम 9m डाल दिया, हमारा काम हो गया, प्रूव कर दिया हमने। यानी किसी भी इंटीजर को जब आप क्यूब करेंगे तो वो क्यूब हमेशा 9m टाइप का तो नहीं, लेकिन एक केस में 9m हो सकता है। चलो इसको करते हैं, 3 क्यूब + 1 का क्यूब करते हैं। 3 क्यूब + 1 का क्यूब, ये दिख रहा है आपको? 3 क्यूब + 1, 3 क्यूब + 1। सो 3 क्यूब + 1 का क्यूब करिए। तब तक मैं आपके फीडबैक चेक कर लेता हूँ, किसी ने कहा तो नहीं कुछ? ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्यूब किया जाए तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + 3ab² तो 27q² + 3a² b तो 9q + b³ यानी कि 1 का क्यूब 1 हो गया। तो मुझे लास्ट में प्रूव क्या करना है? लास्ट में जो मुझे प्रूव करना है वो 9m + 1 करना है। आप लोग क्वेश्चन देख लेना भाई, मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ। यूक्लिड लेमा यूज़ करते हुए आपको किसी नंबर का क्यूब 9m + 1 की फॉर्म में दिखाना है। ठीक, तो ये आ गया। तो 9m + 1 की फॉर्म में दिखाना है तो 1 को छोड़ देते हैं। अभी देखो 3q तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 27, 27q + 27q² + 9q + 1। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इनमें जो कॉमन नंबर है वो क्या है? 9q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? जो भी बचा है हमको कोई चिंता नहीं। 3q² + 3q + 1 + 1 और ये क्या है? ये पूरा अपने आप में एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर को क्यूब करो, इंटीजर को स्क्वायर करो, इंटीजर को क्यूब को स्क्वायर में ऐड करो, कुछ भी करो ये इंटीजर ही रहेगा। तो लास्ट में इसको 9m लिख दिया और ये 1 हो गया। प्रूव हो गया हमारा कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनका क्यूब करने पे भी वो इंटीजर में बने रहते हैं और उनका फॉर्म 9m + 1 रहता है। तो हम लास्ट वाला पार्ट आपके जिम्मे छोड़ते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। हमने थोड़ी सी हिंट दी। क्वेश्चंस खुद करने का फ़ायदा मज़ा अलग है। तो मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको हिंट दोबारा बोल दे रहा हूँ। आपसे कहा जा रहा है कि कोई इंटीजर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए तो भी इंटीजर रहेगा, बट उसकी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। फिर कह रहे हैं कि कोई इंटीजर लीजिए, उसका क्यूब करिए और उसको 3 फॉर्म में दिखाइए। तो आपको हर बार एक जो दिमाग लगाना है वो ये है कि जो हम नंबर्स हैं उनको कितने ले सकते हैं। इंटीजर्स की तो कोई काउंटिंग है नहीं, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। उन इनफाइनाइट इंटीजर्स को 2 पार्ट में बांट सकते हो, सिर्फ 2 लाइन में लिख सकते हो अगर 2 की डिविजिबिलिटी है। 3 बार में 3 लाइन में लिख सकते हो, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 में 4। तो स्मार्टनेस क्या दिखानी है कि हर बार हमको ऐसा नंबर उठाना है, हर बार हमको इस तरीके का नंबर लेना है कि जिससे डिविजिबिलिटी हमको हमारे रास्ते तक सबसे कम समय में ले जाए। तो दोनों क्वेश्चन जो आपको मिले, 3 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, एक एग्जाम्पल में किया हमने और बाकी इधर किया। तो उसमें किसी में 2 की डिविजिबिलिटी लेनी, किसी में 3 की डिविजिबिलिटी लेनी। चलिए आज हम लोग अगले आर्टिकल पे जा रहे हैं और वो आर्टिकल है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नंबर्स का खेल है, नंबर्स का गेम है। थोड़ा सा हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखेगा। चलो फिर से नंबर्स लिखते हैं। अब बहुत टाइम लग जाएगा नंबर्स लिखने में। 1 2 3 अपनी कॉपी में ये नंबर्स आप लिख डालना 100 तक, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपसे काम कराना चाहते हैं, नया काम कराना चाहते हैं कि प्राइम नंबर्स को सीखना है हमको। पहले प्राइम नंबर्स, किन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से कट जाएं या खुद से कट जाएं, उन नंबर्स को प्राइम बोलते हैं। तो जैसे 1 भी एक प्राइम हो गया, 1 खुद से भी कट रहा है, 1 से तो कट ही रहा है, ठीक है, यानी एक ही बात है। 2 क्या है?
खुद से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। 3 क्या है? 3 भी प्राइम है, 1 से भी कट सकता है, खुद से भी कट सकता है। 4 क्या है? 4 प्राइम नहीं है। 4 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं 4 लिखने की कोशिश करता हूं तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4, यानी 1 से भी कटा, 4 से भी कटा। लेकिन हम 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी ये देखा जाए तो 4 जो है वो 3 लोगों से कैंसिल हो रहा है, 1 से, 4 से और 2 से, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं रहा। चलो 5 को देखते हैं। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 5, 2 ही नंबर से कट रहा है, 1 से और 5 से, तो 5 भी एक प्राइम हो गया। 6 प्राइम नहीं है। 6 क्यों प्राइम नहीं है भाई? 6 को 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो 6 तो प्राइम नहीं है। इसका मतलब हम सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है, और चेक करते जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा कि भाई कौन से नंबर्स प्राइम है और कौन से नंबर्स प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने लिखा भी है। हम चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते उनकी एक एक बात पे गौर करिए। तो मैं आपके सामने एनसीईआरटी की एक एक लाइन या एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और आपसे कुछ क्वेश्चंस कहता हूँ कि आप उनको जा कर के दोबारा ढूंढिए, सर्च करिए, खाली टाइम है, गूगल सर्च मारिएगा अगर किताबों में नहीं मिलता है तो इन्होंने कहा कि आपने पुरानी क्लासेस में प्राइम के बारे में या फिर फैक्टराइजेशन के बारे में, नेचुरल नंबर के फैक्टराइजेशन के बारे में सुन रखा है। अब मैं अपना ध्यान यहाँ पे खींचता हूँ कि इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर से 2, 3, 7, 11 एंड 23। मतलब प्राइम कितने हैं? पहला क्वेश्चन है कि प्राइम कितने हो सकते हैं, तो आप ऐसे बनाते चले जाओ, प्राइम हजारों हो सकते हैं। एक छोटी सी टेक्निक मैं बता देता हूँ आपको 100 तक के प्राइम ढूंढने के लिए। 100 तक के प्राइम ढूंढने की टेक्निक है, थोड़ा समय मुझे लग जाएगा क्योंकि सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर 100 तक के सारे नंबर्स मैं लिख दूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके बाद 11, फिर इसके बाद क्या आएगा 21, फिर 31, 41, 51, ऐसे करके सारे नंबर लिख डालो। 61, ठीक है, 71, 81, 91 और इसी में 100 आ जाएगा। अब इसमें से शुरुआत के कुछ प्राइम पहचान लेते हैं। एक प्राइम हो गया 1, दूसरा प्राइम हो गया 2, तीसरा प्राइम हो गया 3, चौथा प्राइम 5, छठवां प्राइम 7, फिर उसके बाद कोई प्राइम नहीं। तो पहले 10 में कितने प्राइम मिले? 3 और 2 5। अब आगे बड़ी अच्छी टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि जो 11 से लेकर के 20 तक हैं इनको चलो लिख देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। प्राइम कैसे ढूंढा जाए? जब आपने ये वाले सारे प्राइम ढूंढ निकाले तो कुछ नहीं करना है, उनमें से पहले वो नंबर रास्ते से हटा दो जो इनमें से किसी से भी कट सकते हैं। तो 12 जो है वो 2 से कट गया, फिर 2 के यहाँ, फिर 2 से यहाँ, फिर 2 से यहाँ, और केवल यही नहीं सारे नंबर्स में 2 के सारे मल्टीपल काट डालो, वो लोग प्राइम नहीं हो सकते। फिर 3 को उठाया जाए, 3 के जितने मल्टीपल काटते चले जाओ, 3, 17, 18, ये भी। तो देखो 2 बच गए, यहाँ पर 3 बच गए। तो 1, 2, 3, 4, पहले में मिले 5 और फिर आगे मिले 4, प्राइम थोड़े से कम हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर 2 के मल्टीपल उड़ाने शुरू कर दो। तो 2 से कट गया ये, 2 से कट गया ये, हर दूसरा नंबर कट जाएगा, सब साफ हो जाएंगे। अब जो बचे इनमें से 3 से नहीं कटना है, ये 5 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये लो जी 2 प्राइम और नजर आ गए। तो आप कुछ नहीं करना, 100 तक लिख डालो और 100 तक लिखने के बाद प्राइम छांटने की फटाफट टेक्निक जो है आप इस तरह से काटते चले जाओ, 5, 10, 15। और केवल 100 तक नहीं, हम पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे इंटीजर सिस्टम में जितने चाहे उतने प्राइम, जितने चाहे नहीं, जितने प्राइम हो सकते हैं वो सारे प्राइम हम निकाल लेंगे। ये मेरी टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक मेरी नहीं है, ये टेक्निक भी 2000 साल पुरानी है। यानी इसको किसी उस ज़माने के व्यक्ति ने ये तरीका बनाया था
और इसको भी हम फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। एक तरीके से छन्नी है ये, पहले लाइन में पहचान लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में काटते चले गए, हमको इंटीजर्स मिल जाएंगे और उसके बाद उनके प्राइम मिल जाएंगे। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये कि हमको सारे प्राइम पता होने चाहिए। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या कमेंट्स हैं। अरे वाह, किसी ने कहा मैंने सारे प्राइम 100 तक लिख लिए हैं। वेरी गुड, इसका मतलब शायद इनको ये टेक्निक पता रही होगी, तो अच्छी बात है। अब कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैं आपके सामने इन्हीं के जो हमको एनसीईआरटी ने लिखा उनसे या फिर अदरवाइज भी हम लोग यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके सामने एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा हूँ। नाउ लेट अस ट्राई एंड लुक एट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द अदर डायरेक्शंस। अदर डायरेक्शंस का मतलब है कि इन्होंने पहले डिस्कशन की, कोई नंबर उठाया, उसके फैक्टर कर डाले और ये कह रहे हैं कि क्या ये बताओ कि जैसे कोई भी नंबर जान पहचान को उठा लिया हमने। आप कोई भी नंबर सोचो जो हम लोग जानते हैं, जिनका आसानी से मन गणत कैलकुलेशन हम कर सकते हैं मन के अंदर। मैंने कहा 51, तो 51 को 3 × 17 लिख दिया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि 99, तो 99 को 3 × 33 लिख दिया, फिर 3 × 3 × 11 लिख दिया। तो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में, अच्छा आफ्टर 5 लाइव स्ट्रीमिंग, हाँ बिल्कुल होमवर्क देंगे हम आपको, और इतना बढ़िया होमवर्क देंगे कि मज़ा आ जाएगा आज तुमको। तो क्या है कि हम अगर कोई भी नंबर आपके मन में आता है तो जब उसको आप लिखने बैठोगे तो आप देखोगे कि वो नंबर तुरंत का तुरंत फैक्टराइज हो जा रहा है, आपके जाने पहचाने नंबर में फैक्टराइज हो जा रहा है। तो जब मैं आपके सामने इस आर्टिकल की बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो बुक रीडिंग का मतलब समझिएगा, यहाँ पे लिखना पढ़ाना बहुत आसान है और पढ़ना तो और भी आसान है, क्योंकि जितना बोला जाएगा उतना ही सुनेंगे। बट ये जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ ये बहुत टफ़ है, और इसके एक एक शब्द को जस्टिफाई करना और टफ़ है। तो ये सारा होमवर्क है आपके लिए। मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे पता नहीं होंगे इसमें जो लिखे हैं, आप ढूंढ के दीजिएगा या मैं उनकी कोई जगह बताऊंगा। तो चलो एक एक करके कहते हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, देखिए ये होमवर्क है, बहुत टफ होमवर्क दे रहा हूँ। आप मेरे से पलट के पूछोगे, पता नहीं मैं बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा। क्या होमवर्क है? क्या ये दावा आप ठोक सकते हैं, ये चैलेंज आप कर सकते हैं, क्या ये प्रूव आप कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 नंबर्स के, 3 नंबर्स के या इनफाइनाइट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया जा सकता है? एनी नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, पहला चैलेंज। अदर देन प्राइम नंबर्स, प्राइम के अलावा जो नंबर्स होंगे वो कंपोजिट होंगे और उनको प्राइम में ब्रेक किया जा सकता है। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? बहुत टफ प्रॉब्लम है, बट आप कर देंगे तो अच्छी बात है। प्रूफ चाहिए, वेरिफिकेशन नहीं। और वेरीफाई आप कर नहीं पाओगे क्योंकि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, नंबर्स लिख नहीं पाएंगे और उनके फैक्टराइजेशन भी नहीं हो पाएंगे। यानी कोई मैथमेटिकल प्रूफ हो तो हम कर सकते हैं, और यही मैथमेटिक्स के बड़े चैलेंजेस में से एक है। फिर उन्होंने कहा चलो और कुछ सीखते हैं। नाउ लेट अस सपोज योर कलेक्शन ऑफ प्राइम इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल प्राइम्स। बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं आपको एक हमने कलेक्शन दे दिया, एक बैंक आपको बनाने को दे दिया और कहा कि उस बैंक में सारे प्राइम इकट्ठे कर लो। ऑल कलेक्शन ऑफ प्राइम, सारे प्राइम, जितने प्राइम्स हो सकते हैं वो सारे प्राइम आप उसमें इकट्ठे कर लो। ठीक है, सारे प्राइम आप उसमें इकट्ठे कर लो। तो चैलेंज क्या आ रहा है? व्हाट इज़ योर गेस अबाउट द साइज ऑफ दिस कलेक्शन? कितना बड़ा कलेक्शन चाहिए होगा? यानी इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, कितने प्राइम होते हैं, बता पाओगे? तो नहीं बता सकते हम, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने प्राइम होते हैं, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति ने बहुत पहले फर्मा के नाम से शायद उन्होंने बोला है कि हाँ मुझे पता है कितने प्राइम होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये बात कहना भी बड़ी बात है। तो आपको ये पता करना है कितने प्राइम हो सकते हैं। इन्होंने कहा डज इट कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स और इनफाइनाइटली मैनी। छोटी बात नहीं है। कह रहे हैं आप कैसे मुझे कन्विंस करोगे कि इनफाइनाइट प्राइम्स होते हैं कि गिने चुने प्राइम्स होते हैं? तो मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि इनफाइनाइट होते हैं कि फाइनाइट होते हैं, कैसे प्रूव किया जाए। चलो इनकी बात एक्सेप्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि मान लेते हैं इनफाइनाइट होते हैं। किसी बड़े आदमी ने कहा, हमने भी मान लिया। इन फैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। इन फैक्ट यानी आपको एक फैक्ट के तौर पे दिया जा रहा है, मैं भी इनके फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप में से जो बड़े चैलेंजेस लेना एक्सेप्ट करते हैं वो
लगाएं अपनी जान कि इनफाइनाइट होते हैं, ये प्रूव करके दिखाया जाए। ठीक, ये नंबर थ्योरी की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में से एक है। अच्छा, सो इफ़ वी कंबाइन ऑल दीज प्राइम्स इन ऑल पॉसिबल वेज, इन प्राइम्स को केवल इनफाइनाइट तो हो गए, उनको हमें कंबाइन करना है, मतलब ग्रुपिंग करनी है, उनकी कैटेगरीज बनानी है। जहाँ पे इनफाइनाइट लोग रहने हैं तो ऐसे तो भगदड़ मच जाएगी। हम उनको बिठाना चाहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ बैठो, इस टाइप के लोग यहाँ बैठो। यानी दुनिया में प्राइम की बहुत सारी कैटेगरीज बनी हैं और हर कैटेगरी का एक रूल है। इस टाइप के प्राइम यहाँ, इस टाइप के प्राइम यहाँ, इस टाइप के प्राइम यहाँ। तो वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग फील्ड है कि टाइप्स ऑफ प्राइम्स, वो पूरा रिसर्च का फील्ड है हमारे दायरे के बाहर। अच्छा, लेकिन सारा नेट पे उपलब्ध है, सारा गूगल पे उपलब्ध है, बच्चे पर करते हैं। आप ही की एज के बच्चे उसको करना भी चाहते हैं, चैलेंज लेते हैं, बट जिसके पास टाइम हो, हिम्मत हो, मेहनत कर सकता है। स्कूल सिलेबस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। फिर आगे, द क्वेश्चन इज कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर्स दिस वे। यानी अगर आपको सारे तरह के प्राइम मिल गए और उन सारे तरीके के प्राइम्स को आप ऑल पॉसिबल वे में मल्टीप्लाई कर लो, तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि दुनिया में कितने इंटीजर्स? इनफाइनाइट। दुनिया में कितने प्राइम्स? इनफाइनाइट। भाई इंटीजर्स भी इनफाइनाइट, प्राइम्स भी इनफाइनाइट, इंटीजर्स भी इनफाइनाइट, प्राइम्स भी इनफाइनाइट। अब ये प्राइम ज़्यादा है कि इंटीजर ज़्यादा हैं? तो देखने में अजीब सा सवाल लग रहा है। कोई भी बच्चा कहेगा सर इंटीजर तो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें गिने चुने प्राइम दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटीजर ज़्यादा होंगे और प्राइम कम होंगे। मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस तरीके से बोलना पड़ेगा, टोटल इंटीजर्स कितने हुए? तो मैंने लिखा टोटल इंटीजर्स इनफाइनाइट। अच्छा जी, प्राइम कितने हुए? इनफाइनाइट। रियल नंबर, सॉरी रियल कह रहे हैं, उनमें से इवन नंबर्स इनफाइनाइट, ऑड नंबर्स इनफाइनाइट। तो अब एक तरीके से हम इस अजीब से सवाल में फंसने जा रहे हैं कि कौन सा इनफाइनाइट बड़ा है और कौन सा इनफाइनाइट छोटा है। तो ये आपको भी अजीब सा लगना चाहिए। इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, हम नहीं कर सकते, वो भी एक अलग दुनिया है। तो ये जो लाइंस लिखी हैं इनकी गंभीरता समझनी है। पढ़ें या ना पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन उनको लाइटली नहीं लेना है या बहुत स्किप नहीं करना है या बेकार की बात नहीं माननी है। चलिए फिर आगे कह रहे हैं कि आपका ओपिनियन अभी चाहिए इनको कि अगर हम सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम भी इनफाइनाइट है और हर तरह के प्राइम को मल्टीप्लाई करें, तो पता चला हम दुनिया के सारे इंटीजर जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी एक उल्टा सवाल भी पूछा जा रहा है कि सारे इंटीजर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये कठिन हो रहा है, चलो उल्टा पूछते हैं कि हम प्राइम को मल्टीप्लाई कर करके, प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर करके क्या हम सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर करके क्या हम सारे नंबर्स जनरेट कर सकते हैं? तो कह तो रहे हैं कि हाँ, ट्राई करते हैं। तो इसी का आंसर देने के लिए हम अगले कंसेप्ट पे जा रहे हैं और वो कंसेप्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो ऊपर लिखा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इतनी सारी बातें जो मैंने बोली उनको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, सुनिए। तो बुक रीडिंग करके उसको मैंने दोबारा बोल देता हूँ। क्या चीज़ है? टोटल इंटीजर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। उनमें से प्राइम जो निकल के आ रहे हैं वो कितने हैं? इनफाइनाइट। इवन नंबर्स इनफाइनाइट, ऑड नंबर्स इनफाइनाइट। इन इनफाइनाइट्स में कौन बड़ा कौन छोटा, ये इतना सीधा सीधा हमें बोलना सही नहीं लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो लोग हैं जो इसको अच्छे से करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो कहते हैं कि एक इनफाइनाइट को दूसरे इनफाइनाइट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे लेवल पे जो 10th क्लास के लेवल पे बात बचती है वो ये है कि हमको देखने में नज़र आ रहा है कि हम कोई भी मनगढ़ंत नंबर उठाते हैं, कोई भी नंबर उठाते हैं। मुझे फ़िलहाल 121 याद आया तो मैंने इसको देखा, 121 11 × 11 हो जा रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं आप कोई भी नंबर उठा लीजिए तो एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स। कोई भी नंबर। अब ये उल्टा आपसे पूछ रहे हैं, आपकी परमिशन चाहते हैं कि हम यार उल्टा बोल सकते हैं कि मुझे सारे प्राइम मिल जाएं, क्योंकि मैंने प्राइम का बैंक बनाया, मुझे सारे प्राइम मिल जाएं और मैं उन प्राइम को आपस में मल्टीप्लाई कर करके क्या सारे इंटीजर जनरेट कर सकता हूं। तो इस चीज़ को आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, आपसे आपका मन लेना चाहते हैं। तो चलो हमने मन बना लिया और कह रहे हैं कि हाँ लगता तो है।
डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ हम सारे नंबर्स जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास सारे तरह के प्राइम हो, और उन प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके हम सारे नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर और एनी नेचुरल नंबर जिसका नाम जो भी डालना है आप डाल दीजिए, तो any natural number can be generated by the product of all possible primes, ठीक है, which it requires। सारे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी इसको ज़रूरत है। सो एनी नेचुरल नंबर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई द repetitive और वन टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी प्राइम नंबर, ठीक है। और जो नंबर है, जैसे 84 एक नंबर है, तो मैं उसको 7 इंटू 12 लिखूँ या 12 इंटू 7 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूँ या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखूँ। इन एनी केस 84 को जब हम फाइनली एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें 2 एक प्राइम है, 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 1 आएगी, 7 की पावर 1 आएगी, ठीक है। अब मैं इसको पहले लिखूं और इसको बाद में लिखूं, इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, ये बहुत फ़र्क नहीं डालता, बहुत नहीं, ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, यानी किस ऑर्डर में लिखा है ये ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो आपको अपनी बुक देखनी चाहिए, या अगर बुक नहीं दिख रही है या बुक आपके पास नहीं है तो मैं ये एक एग्जाम्पल NCERT का ही कोट कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। एक बहुत भारी सा नंबर लिया इन्होंने 32760। तो NCERT को कॉपी मत करो बल्कि करके देखते चलो, ठीक है, इसी बहाने सीख जाएंगे। 32760 ये नंबर उठाया मैंने, बड़ा भारी सा नंबर 32760 32760। क्या ये 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो 16 3 8 और 0 ये बचेगा, तो 16380 बच गया। फिर इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से फिर काट दो, तो 2 और ये कितना आ जाएगा 8, फिर 290, फिर इसको 2 से काट दो, ठीक, तो 2 से फिर काट दिया तो क्या आ जाएगा 4095। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देख लेते हैं, फिर 4 से देख लेते हैं, 4 नहीं 5 से देख लेंगे, तो 3 से देखते हैं, तो 1 3, जल्दबाजी में मुझसे गलती हो सकती है, आप मुझे टोक दीजिएगा, 3635, फिर 3 से काट देते हैं, तो 4 5 5, फिर इसको हम 3 से काट देते हैं, तो 1 नहीं कट रहा है, अब इसको 5 से कट करेंगे, 5 9 1, फिर इसको हम, यानी मुझसे मिस्टेक हो गई, नहीं मिस्टेक नहीं, बच गया मैं, 7 इंटू 13, ये पहुंच गए हम आखिरी में, ठीक, 5 के बाद 7। तो आप ये देखो कि इतना भारी भरकम नंबर 32760 जब मैंने लिखा तो इसमें 2 कितने बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 आ गई। 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार, 3 की पावर 2 हो गया। 5 कितने बार आ रहा है? 1 बार। 7 कितने बार आ रहा है? 1 बार। और 13 कितने बार आ रहा है? 1 बार। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो जाए डिवाइड करते समय, मैं 2 की जगह पहले 5 से डिवाइड कर दूँ, फिर 7 से डिवाइड कर दूँ, फिर 2 से कर दूँ, फिर 13 से डिवाइड कर दूँ, फाइनल फैक्टर वही आएंगे जो आने हैं। कौन सा पहले कौन सा बाद में आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फैक्टर्स वही आएंगे। यानी ऑर्डर ऑफ प्राइम डजंट मैटर, ऑर्डर ऑफ प्राइम डजंट मैटर, फैक्टर्स, प्राइम के पावर्स, सब कुछ वही आएंगी। एक यूनिक, इसको बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, अकेला फैक्टराइजेशन होगा। तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ सिंपल वे में बोल देता हूँ, फिर बुक से पढ़ के सुना देता हूँ। एनी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स in a unique manner, and this product is independent of or remains the same if the order of primes has been changed or is being changed. This is called fundamental theorem of arithmetic. हिंदी में बोलूँ
तो दुनिया के किसी भी इंटीजर को आप प्राइम में ब्रेक कर सकते हो, और वो जो ब्रेकिंग है वो एक यूनिक तरीके की होगी, उसको आगे पीछे करने से नंबर्स के ऑर्डर से कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और प्राइम की जानकारी बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत काम की जानकारी है। हम लोग जो आम जिंदगी में रोज़ फेसबुक व्हाट्सएप पे पासवर्ड्स बनाते हैं, बैंकिंग के पासवर्ड बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वायरस, एंटीवायरस, सब जगह प्राइम 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 का ही यूज़ है। ठीक है, तो प्राइम की नॉलेज बहुत बड़ी नॉलेज है और इस पे आज की डेट में बहुत काम हो रहे हैं। और इसमें एक प्राइड करने वाली बात है कि दुनिया में प्राइम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हज़ारों साल से, 4-5 हज़ार साल से जो लड़ाई चल रही है, उसके जो विनर हैं यानी इसके जो चैम्पियन हैं वो हमारे ही स्टेट यूपी के, यूपी में कानपुर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है बताने में। तो कानपुर में जो आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, वहाँ के जो इस समय डायरेक्टर, शायद डायरेक्टर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, उन्होंने और उनके 2 स्टूडेंट्स ने मिल करके इसका जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो प्रोग्राम बनाया, जो एल्गोरिथम बनाया, वो दुनिया में सबसे तेज़ प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट करता है। तो आप प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल या प्राइम नंबर्स मनींद्र अग्रवाल करके डालें तो उनके अच्छा सा एक वीडियो मिल जाएगा, 30-40 मिनट का है, देखिए, सीखिए, थोड़ा सा आनंद आएगा आपको। चलो जी, आपके लिए थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ देता हूँ मैं। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर, हाँ थोड़ा बोलते समय मैं लापरवाही से बोल रहा था, मैं एनी इंटीजर बोल रहा था, तो इंटीजर में प्राइम को तो अलग करना ही पड़ेगा। तो प्राइम के अलावा जो बचे वो सब कंपोजिट है, ठीक बात है, एक ही बात है। तो प्राइम के अलावा जो लोग बचे वो सब कंपोजिट हैं, और वो जो कंपोजिट हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं। तो देखो कैसे लिखा है इन्होंने, पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बहुत सिंपल है कि प्राइम के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनको फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एक ही फैक्टराइजेशन होगा, ये नहीं कि 2 बच्चे अलग अलग आ जाएं कि सर मेरे तो ये आ रहा है, इनका ये आ रहा है। तो अगर मान लो कोई बच्चा इसी में आया कि हमने भी लिखा था कि जो ये भारी भरकम सा नंबर था वो 2 की पावर 3 था, और 3 की पावर 2 था, 5 की पावर 1 था, 7 की पावर 1 था, और 13 की पावर भी शायद 1 था। अब जो बच्चे गलती करेंगे वो कैसे मिस्टेक कर देंगे, कोई 2 की पावर 3 की जगह 2 की पावर 2 बोल रहा होगा, 3 की पावर 2 की जगह पे 3 की पावर 1 बोल दे रहा होगा, इसका 3 और इसका 2 वो 6 बोल दे रहा होगा, यानी भूल गया कि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो जब आप प्राइम में लिखोगे तो 2 लोगों में लड़ाई नहीं हो सकती, एक ही रहेगा आंसर, कई नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि एक ताले की एक ही चाबी होगी, एक पासवर्ड से ही आपका अकाउंट खुलेगा। अगर 2 या 10 तरीके के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे फिर तो खेल बिगड़ जाएगा, हर कोई आकर के आपके अकाउंट से छिड़खानी कर लेगा। इसीलिए इन नंबर्स का बहुत यूज़ है। लेकिन अभी जो मैं थोड़ी देर पहले एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हेजिटेशन दिखा रहा था या थोड़ा सा परेशानी बता रहा था कि मैं नहीं कह सकता ऐसा होगा, मैं नहीं कह सकता वैसा, तो वो मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे जानकारी कम है, थोड़ा सा जानकारी मुझे ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से मैं आपके सामने हेजिटेशन शो कर रहा हूँ कि नई रिसर्चेज जो आई हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से बताती हैं। स्कूल लेवल पे बोलना ठीक नहीं है, ठीक। तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो मनींद्र साहब के वीडियो में भी बहुत जानकारी है, अदरवाइज़ भी मैं कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक। चलिए अब इसी को थोड़ी देर आगे चलेंगे हम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक जगह लिखी हुई है डेफिनेशन की फॉर्म में, एग्जाम्पल 5 के ठीक ऊपर। तो ये थोड़ा लिखने में बच्चे घबराते हैं, इसको पढ़ना सिखा देता हूँ। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल 5 आप देखिएगा, एग्जाम्पल 5 के ऊपर 5-6 लाइन्स ऊपर जो इटैलिक में लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। मैं भी लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन of a natural number is unique। ये तो सीखा हमने, किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी, देखो इन्होंने
नेचुरल नंबर पूरे ही ले लिया, वही बात जो मैं पहले बोल रहा था कि इन्होंने प्राइम को भी शामिल कर लिया कि सारे फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स के। प्राइम होगा तो सिर्फ 2 ही मल्टीपल होंगे, वो खुद होगा और 1 होगा। इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा लिख लें, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर x, अगर x कोई कंपोजिट नंबर है, इन जनरल इफ x इज एनी कंपोजिट नंबर देन वी कैन फैक्टराइज इट। अगर x कोई कंपोजिट नंबर है तो इसको हम प्राइम में तोड़ सकते हैं, p1 प्राइम, p2 प्राइम, p3 प्राइम, ऐसे करके जितने भी प्राइम आए सारे प्राइम्स में हमने इसको तोड़ दिया। कहाँ तक जा रहे हैं, मान लेते हैं n प्राइम आ रहे हैं, तो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम सारे प्राइम्स में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी एक बात हो सकता है, आगे लिखें कि जरूरी नहीं कि ये प्राइम एक बार आए, ये प्राइम बहुत बार आ सकता है तो इसकी पावर लग जाएगी, ये भी बहुत बार आ सकता है इसकी पावर लग जाएगी। तो आपको केवल लिखने का तरीका सीखना, घबराना नहीं है, ये भाषा है। एल्गोरिथम मैंने बोला है कि एल्गोरिथम का मतलब होता है जैसे बाकी भाषाएं सीखते हैं वैसे ये भी है, पढ़ो और उसको लिखो। फिर आगे क्या कहते हैं जी, आर प्राइम्स एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो तो एक कन्वेंशन बना लेते हैं, प्राइम के बढ़ते ऑर्डर में लिखो, जो सिस्टमेटिक तरीका है। ठीक है, आगे उन्होंने लिख दिया कि जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे p1 p2 से छोटा है, p2 p3 से छोटा है और ये सभी लोग pn से छोटे हैं। बस हो गया काम खत्म। अब आप नंबर्स लेते जाओ और उनको अलग अलग प्राइम के फॉर्म में लिखते जाओ, और ये फिर हमको लेके आएगा, अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये भी 2 काम बड़े अच्छे करता है। ये तो HCF के साथ साथ LCM निकालने की बेहतरीन टेक्निक इसमें मिल जाती है। तो इससे HCF भी निकाल सकते हैं और इससे LCM भी निकाल सकते हैं और इससे वापस हम नंबर पे लौट सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आपके लिए होमवर्क है कि एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, 7, 8 और ये जो पूरे एक्सरसाइज है। तो एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और आगे की पूरी एक्सरसाइज, ये रहा आपका होमवर्क। और प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का वीडियो आप देखना चाहें तो देख लें, या मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाय चांस मैंने डाउनलोड किया, शौकिया है, कोर्स का नहीं है, इसलिए उस पर मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं ख़राब करेंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देने के लिए। तो आज की क्लास बस इतनी रखते हैं, धन्यवाद। और हम अगली बार फिर से मिलेंगे इन दोनों के कंबाइंड एप्लीकेशंस पे। तब तक स्वस्थ रहिए, साफ सुथरे रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। कोरोना से बचिए, कोरोना को भगाइए। थैंक यू।